गाइस, तो ये वीडियो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। तो प्रेग्नेंट वुमेन को डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, उसके फीटस में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो सबसे पहले जो कंडीशन देखते हैं, एनीमिया। एनीमिया बहुत कॉमन है। और जब हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी 10 से कम हो जाए, 10.5 से, तो एनीमिया कंसिडर किया जाता है। ये ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन की ज़रूरत पड़ती है और अगर वो आयरन ना ले तो एनीमिक हो सकती है। माइल्ड एनीमिया यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर सिम्टम अगर ज़्यादा सेवियर होता जाए तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं जो लिखे हुए हैं। ठीक है, सेवियर एनीमिया कब होता है? जब हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी 6.5 से कम हो जाए। ट्रीटमेंट यूजुअली आयरन, ओरल आयरन देते हैं, लेकिन अगर ओरल आयरन टॉलरेट ना कर सके या वो काम ना करे तो फिर पेरेंटरल आयरन देते हैं। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज, ये एक टर्म है। एंटीपार्टम किसे कहते हैं? ये कहते हैं डिलीवरी से पहले हेमरेज हो जाए। डिलीवरी से पहले मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर हेमरेज हो जाए, यूजुअली 24 वीक्स के बाद, ठीक है, तो इसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये क्यों हो सकती है? इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती है। सबसे पहले अगर डिलीवरी के दौरान अगर हेमरेज हो, इसको इंट्रापार्टम हेमरेज कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया एक रीज़न है जिसकी वजह से एंटीपार्टम हेमरेज हो सकती है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जब जो एग होता है, वो जो प्लेसेंटा होता है, वो अगर उसकी इम्प्लांटेशन यूट्रस में लो रीजन में हो जाए या सर्विक्स के रीजन में हो जाए, तो उस केस में क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया वो कहलाता है। और उस जगह पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो फ्रेजाइल होती है, नाजुक होती है, और जैसे ही यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती है तो उस वजह से प्लेसेंटा की जो फ्रेजाइल वेसल्स है वो रप्चर हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन एक और टर्म है। इसमें क्या होता है? कंप्लीट सेपरेशन या पार्सल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्राइन वॉल। ये क्यों होता है? इसकी सेपरेशन प्लेसेंटा की यूट्राइन वॉल से, ये अननोन है, इसकी कोई रीज़न नहीं पता। लेकिन इस केस में भी जो है हेमरेज हो सकती है। ये एंटीपार्टम हेमरेज है। अच्छा, एक इधर इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप लोग देख ले। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है अगर 20 ईयर से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन हु गेट्स प्रेग्नेंट आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो उसके ट्वाइस चांसेस होते हैं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन जो है ब्रिज पोजीशन। ब्रिज पोजीशन मतलब उल्टा हो बेबी। नॉर्मली हेड नीचे की तरफ होता है, अगर उसकी जो बटक्स है वो नीचे की तरफ हो तो ये ब्रिज पोजीशन होता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कि प्रेगनेंसी में कभी ना कभी जो है वो बेबी एक ब्रिज पोजीशन में आता है, लेकिन वो वापस नॉर्मली अपनी वापस वर्टेक्स वाली पोजीशन में आ जाता है। वर्टेक्स क्या होता है? जो हेड का जो टॉप वाला पार्ट है उस पोजीशन में वापस आ जाता है। ठीक हो गया, अराउंड 34 वीक्स तक। ठीक है, ब्रिज पोजीशन किस केसेस में ज़्यादा लाइकली होती है? ये डिफरेंट केसेस मैंने लिखे हैं जिसमें होती है। ठीक है, और ब्रिज पोजीशन का ज़्यादातर पता एब्डोमिनल पल्पेशन से ही पता चल जाता है, लेकिन बाज़ केसेस में मिस डायग्नोज हो जाता है। ब्रिज पोजीशन होती है लेकिन पता नहीं चलता, मिस हो जाता है डायग्नोसिंग। तो अगर शक हो कि इस बेबी की ब्रिज पोजीशन है तो अल्ट्रासाउंड रिकमेंडेड है। और अगर ब्रिज पोजीशन है तो इसको दो तरीक़ों से सही किया जा सकता है, एक तरीके से सही किया जा सकता है, वो है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। ये मैनुअली आप इस बेबी की पोजीशन को चेंज करते हो। वुमेन के जो बेली है उसमें जो है ना मूवमेंट्स करके उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हो, लेकिन इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, या इसके अलावा प्लेसेंटा सेपरेशन या प्रीटर्म लेबर काज हो सकता है। अगर ECV जो है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन पॉसिबल ना हो, अगर उसको हम लोग ब्रिज पोजीशन से वापस वर्टेक्स वाली पोजीशन में ना ला सके, तो उस केस में फिर सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब डायबिटीज मेलाइटस एक और कंडीशन है। ठीक है, बहुत कॉमन कंडीशन है। अगर एक वुमेन को डायबिटीज़ है और लैक ऑफ इंसुलिन, वो इंसुलिन ना ले रही, तो उस वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, कीटोसिस, पोलिडिप्सिया एंड पोलियूरिया। अनट्रीटेड अगर रहे तो एसिडोसिस कोमा और मैटरनल डेथ भी हो सकती है। पेरीनेटल डेथ, फीटल एबनॉर्मलिटीज, इंट्रायूट्रेन डेथ। और ये चीज़ें जो है बेबीज़ में कॉमन है मदर की डायबिटीज़ की कंडीशन की वजह से। ठीक है, डायबिटिक वुमेन में प्री इक्लेम्सिया का रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, प्री इक्लेम्सिया आगे आएगा, वो कंडीशन अब फिर बता दूंगा। मतलब
बीपीआई हो जाना, इसके साथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व होते हैं प्रीक्लैम्सिया में। टाइप 1 जो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। टाइप 2 डायबिटिक्स वाले लोग जो होते हैं, उनकी जो है डाइट को अगर कंट्रोल रखे ओरल मेडिकेशन के थ्रू जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज़ के, ये तो नॉर्मल बात है डायबिटीज़ का। अच्छा, जो बेबी अगर एक मदर को हाइपरग्लाइसीमिया है या डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल नहीं है, तो उस बेबी का साइज़ बड़ा होता है, मैक्रोसोमिया इसे कहते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि बेबी फीटल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि उस मैटरनल के ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, तो जाहिर बात है बेबी के ब्लड में भी फिर ग्लूकोज ज़्यादा होगा, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए बेबी इंसुलिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन और फैट डिपोजिशन बेबी की बॉडी में होती है और वो मैक्रोसोमिया होता है, उसका साइज़ इंक्रीज होता है। ठीक है। मैक्रोसोमिक फीटस का ग्रेटर रिस्क ऑफ बर्थ ट्रॉमा और ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज शोल्डर डिस्टोशिया की वजह से बहुत कॉमन है। ठीक हो गया। बास बेबीज डायबिटिक होते हैं लेकिन स्मॉल होते साइज में, प्लेसेंटा के डिसफंक्शन की वजह से। अब आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूट्रस के अलावा अगर प्लेसेंटा कहीं और प्लेस हो जाए, ओवम कहीं और फर्टिलाइज हो जाए, मोस्टली ये फेलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइज होता है, और फेलोपियन ट्यूब्स के इस पार्ट में अगर ये फर्टिलाइज हो जाए तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये एक बहुत कॉम्प्लिकेशन है, ये अगर ट्रीट ना की जाए तो फेलोपियन ट्यूब जो है वो रप्चर हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, मैटरनल शॉक, कोलैप्स भी हो सकती है। तो ये इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है और सर्जरी इसकी ट्रीटमेंट है। अब जो अगला दूसरी कंडीशन आती है फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। ये जो है ये ज़्यादा कॉमन किस में? ओल्डर वुमेन और एफ्रो कैरिबियन वुमेन में। अच्छा, डिजेनरेटिव चेंजेस क्यों होती है? फाइब्रॉइड्स क्यों बनते हैं? अल्टर्ड ब्लड सप्लाई। ठीक है, इधर फाइब्रॉइड्स में जब ब्लड सप्लाई अल्टर्ड होती है तो डिजेनरेटिव चेंजेस होती है और इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। फाइब्रॉइड जो है लेबर को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और फीटल की पोजीशन जो होती है नॉर्मली अगर देखी जाए तो वो भी अब नॉर्मल होती है। जेनिटल हर्पीज एक और कंडीशन है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होती है। HSV1 जो कि फेस के जो होते हैं सोर्स बनाता है, और HSV2 जो कि जेनिटल सोर्स होते हैं, जेनिटल रीजन में जो दाने वगैरह बनते हैं, ये दोनों जो है इफेक्ट कर सकता है बेबी को। अगर HSV वायरस जो है बर्थ कैनाल, ये जो HSV2 पार्टिकुलरली, ये अगर एक वुमेन को है तो डिलीवरी के दौरान ये इन्फेंट को भी लग सकता है। ये एक रेयर कंडीशन है लेकिन ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये जो है बेबी की, अगर बेबी को लग जाए तो बेबी की इन्फेंट की जो है स्किन, उसकी आइज, माउथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन और इवन डेथ भी हो सकती है। अगर एक फीमेल को HSV2 इन्फेक्शन हुआ है तो उस केस में उसको सी सेक्शन कराना चाहिए। HIV जो है अगर एक वुमेन को है तो एसिम्टोमेटिक होती है वुमेन। ठीक है, और ऐसी वुमेन का जो है प्रीटर्म लेबर हो सकता है, मतलब 37 वीक से पहले इनका लेबर हो सकता है। लो बर्थ वेट बेबीज पैदा हो सकते हैं। फीटल एड्स अगर एक बेबी को हो, जब बेबी, अगर वुमेन को HIV है तो बेबी को भी हो सकता है इसकी वजह से, और इसकी वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, माइक्रोसेफेली होता है, प्रोमिनेंट फोरहेड एंड ब्लू स्क्लेरा, ये बेबी इन कंडीशन के साथ आता है। अच्छा, अब जो अलग कंडीशन है कि कोर कंडीशन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी की, वो ये इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये क्यों हो सकती है, इसकी रीजंस ये देख ले आप, ये लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा ओलिगोहाइड्रोमियोस मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक बात जो नहीं बताई थी, अच्छा वो इसे पिछली वीडियो में था। ओलिगोहाइड्रोमियोस क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड की कमी। ये क्यों हो सकती है? अगर यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़ है, नॉर्मली बेबी प्लेसेंटा में, नॉर्मली बेबी जो एमनियोटिक सैक में होता है उधर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो बेबी स्वॉलो भी करता है और एक्सक्रीट भी करता है। लेट सपोज अगर बेबी स्वॉलो तो कर रहा है लेकिन एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, तो इसको ओलिगोहाइड्रोमियोस कहते हैं। क्यों हो सकता है, इसकी रीजन ये लिखी हुई है। ठीक है, तो जब एमनियोटिक फ्लूइड उस एमनियोटिक सैक में कम होता है तो बेबी के लिए उधर मूवमेंट कम हो जाती है, उसकी लिमिटेड स्पेस होता है, और फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, डिफॉर्मिटीज़ कॉज हो सकती है, टेलिपेस एक्विवेनस हो गया, CTV, या इसके अलावा टोटिकोलिस हो सकता है। बेबीज़ की स्किन वेरी ड्राई होती है और लेदरी होती है अगर ओलिगोहाइड्रोमियोस वाला बेबी है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया मैंने बता दिया है, इस पिछली वीडियो में था। जब जो प्लेसेंटा है उसकी नॉर्मल
अगर उसकी जो इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में होती है, अगर यूट्रस के लोअर पार्ट में हो जाए तो इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। नॉर्मली ये ज़्यादातर जो होता है सर्विक्स के ऊपर होता है, ये सर्विक्स के साथ होता है। इसी की बेसिस पे इसकी कैटेगरीज है, टाइप 1 में सर्विक्स से थोड़ा ऊपर होता है, टाइप 2 में सर्विक्स के करीब होता है, टाइप 3 में जो है एक साइड पे होता है सर्विक्स के, और टाइप 4 में कम्प्लीटली ओवर द सर्विक्स होता है। तो ये इसकी 4 टाइप्स है, और इसी की बेसिस पे जो है वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है कि नहीं, टाइप 1 और 2 में पॉसिबल हो सकती है, और ये जो है वक्त के साथ साथ ऊपर की तरफ फीटस चला जाता है। लेकिन टाइप 3 और 4 में वेजाइनल डिलीवरी नहीं होती पॉसिबल, और करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, इसकी रीजंस भी ये लिखी हुई है, ये भी आप लोग देख लें इसकी रीजंस। अच्छा, पॉलीहाइड्रेमनियोस जो है ये ओलिगोहाइड्रोमनियोस के ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बेबी एमनियोटिक फ्लूइड सॉलो नहीं कर सकता। उसकी क्या रीजंस हो सकती है, फीटल एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि ईसोफेगल एट्रीजिया, ईसोफेगस का बंद हो जाना, या ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इस केस में जो है पॉलीहाइड्रेमनियोस होता है, फीटल फ्लूइड उधर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होता है, और ये मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ पॉलीहाइड्रेमनियोस हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलिटस के साथ भी हो सकता है। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन हो जाना ये कॉमन है, 10% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर प्रीमी ग्रेविडा, जो पहली बार जिसकी अगर प्रेगनेंसी हुई है एक वुमेन की, तो उसमें ट्विंस, या अगर एक वुमेन है उसको इतनी सहूलियात नहीं मिल रही, तो उन केसेस में इनको हाइपरटेंशन हो सकती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड। इसकी कॉज अननोन है, और सिम्टम्स हो सकते हैं वुमेन को ना हो। अगर पता चल जाए, डायग्नोस हो जाए, तो इसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन से ट्रीट करना चाहिए। अब प्री इक्लेम्सिया की कोर कंडीशन है। प्री इक्लेम्सिया में हाइपरटेंशन तो होती है, साथ ही साथ किडनी, लिवर, ब्रेन या कोगुलेशन एबनॉर्मलिटीज़ भी हो जाती है, ठीक है। तो अगर प्री इक्लेम्सिया को ट्रीट ना किया जाए तो ये जो है लीड कर सकता है इक्लेम्सिया में, ठीक है। और सवियर प्री इक्लेम्सिया जो है हेल्प सिंड्रोम को भी लीड कर सकता है। हेल्प सिंड्रोम क्या है, हीमोलिसिस, ब्लड की ब्रेकडाउन, इसके अलावा एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो अगर डायस्टोलिक बीपी एक वुमेन का 90 से ज़्यादा है, और प्रोटीन यूरिया है, यूरिन में प्रोटीन रिलीज हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि इस वुमेन को प्री इक्लेम्सिया है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो इक्लेम्सिया में जा सकते हैं, इक्लेम्सिया बन सकता है, ये कंडीशन प्रोग्रेस कर सकती है। इक्लेम्सिया ख़तरनाक कंडीशन है, इसमें क्या होता है, कन्वल्जन्स होते हैं, झटके आते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, लेबर के दौरान भी हो सकता है, या विद इन द 7 days आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो फीटल रिस्क्स क्या होते हैं, ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है इक्लेम्सिया की वजह से। और अगर एक वुमेन को हाइपरटेंशन है, तो लेट सपोज उसका टर्म का ड्यूरेशन आ गया। टर्म क्या होता है, 37+ वीक्स का जब प्रेग्नेंट वुमेन हो जाए तो ये टर्म कंसिडर किया जाता है। तो जैसे इसकी ये ड्यूरेशन आ गई है, इस टाइम अगर बेबी की डिलीवरी हो जाए तो बेबी सेफली जो है ना डिलीवर हो सकते हैं और सर्वाइव कर सकता है। तो अगर बेबी की टाइम पहुंच गया डिलीवरी का, और लेबर स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल प्रेगनेंसी का जो है लेबर करना चाहिए, इंड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ नहीं है, अनसेफ होता है हाइपरटेंशन की वजह से बेबी। अच्छा, सिकल सेल डिजीज़ जो है, सिकल सेल एनीमिया भी होता है इसकी वजह से। सिकल सेल में हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल शेप का होता है, जिसकी वजह से वो आरबीसीज भी एबनॉर्मल शेप के हो जाते हैं। वो जब एबनॉर्मल शेप के होते हैं, हार्डन्ड होते हैं और अजीब सी शेप के होते हैं, तो वो जगहों पे रुक सकते हैं और ब्लड स्टेसिस काज कर सकते हैं, वेसल ब्लॉकेज कर सकते हैं। इसकी कैसे टेस्टिंग की जा सकती है कि एक सिकल सेल डिजीज़ बेबी को हो गया कि नहीं हुआ, फीटल टेस्टिंग, ये डिफरेंट तरीके लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर किसी को सिकल सेल डिजीज़ होगी बेबी को, तो वो जो है उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, प्री टर्म बर्थ और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कॉमन है। अच्छा, थैलेसीमिया जो है, इसमें जो हीमोग्लोबिन की चेंज है उसमें मिसिंग आ जाती है। ये देख ले अल्फ़ा और बीटा टाइप्स कौन सी पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है, और इसकी सेवेरिटी डिपेंड करता है कि कितने अल्फ़ा जीन्स की चेंज मिसिंग है, ठीक है। और अगर एक वुमेन अफेक्ट है तो उसको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को ये ज़्यादा प्रोन होते हैं, यूटीआईज को ज़्यादा प्रोन होते हैं, और इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है उसकी भी लिखा हुआ है। अनस्टेबल लाए क्या होता है, अगर एक वुमेन 4 बार प्रेग्नेंट है या इससे ज़्यादा बार प्रेग्नेंट होगी, इसको मल्टीपैरा कहते हैं, ग्रैंड मल्टीपैरा। इस तरह की वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अनस्टेबल लाए
में एक बेबी की पोजीशन जो फीटस के अंदर फीटस होता है उसकी पोजीशन एब्डोमेन के अंदर बार बार चेंज होती रहती है। तो ये जो है ऐसे बेबीज़ इनकी जो है पॉलीहाइड्रोमियस के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, फाइब्रॉइड्स और लेग्स एब्डोमिनल मसल के साथ ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होते हैं। ग्रैंड मल्टीपैरा में मैंने बता दी ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ट्रांसवर्स लाए, बेबी बिल्कुल सीधा लेटा हो पेल्विस के ऊपर, अगर उसकी पोजीशन वापस नॉर्मल पे ना है तो इस केस में फिर सी सेक्शन किया जाता है। तो ये डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस थी प्रेगनेंसी की।